सभी को नमस्कार। मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल लिस्ट ऑफ मार्वल्स। आज हम बात करेंगे एचएस बीमारी के बारे में। एचएस यानी गलघोटू बीमारी या गला रुकना जिसे बोल देते हैं, जो कि हमारे पशुओं में हो जाती है। और फिर हम बात करेंगे उसके रीज़न के बारे में या उसके कारण के बारे में कि वो बीमारी होती क्यों है। फिर हम उसके उपाय के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा 1 या 2 मिनट उसका डीप जाके हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि वो वायरस कौन सा है जिसकी वजह से वो बीमारी होती है और उसको कैसे पहचानेंगे। उसके बारे में थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि हमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए पशु को, कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए जिससे उस बीमारी पे हम निजात पा सके, उस बीमारी से हमारे पशु को हम उससे बचा सकें। तो ये एक वायरल बैक्टीरियल डिजीज है। एक गंदे जीवाणु की वजह से ये बीमारी फैलती है। और उसके लक्षण की बात करें तो उसके लक्षण क्या है, जो पशु में एकदम से बुखार आ जाती है, तेज बुखार। पशु का टेम्परेचर 104 तक 108 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है। पशु का गला जो है वो गला रुक जाता है। पशु में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जब पशु सांस लेता है तो उसमें घुर घुर जैसे की आवाज आने लगती है, जैसे कि छोटे बच्चों में नमोनिया हो जाता है और उसकी छाती से आवाज आती है, उस तरह से पशुओं में आवाज आने लग जाती है। पशु के गले में सूजन आने लगती है। जो पशु का गला है वो नीचे से सूज जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। पशु की जीभ सूज के भारी हो जाती है। पशु की जीभ में ना सूजन आ जाती है और वो सूज के भारी हो जाती है, जिसकी वजह से पशु अनकंफर्टेबल हो जाता है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। पशु में अचानक से कब्जी होना और 2-3 दिन कब्ज रहने के बाद में एकदम से दस्त लगना, डायरिया होना और ब्लडी डायरिया होना। नॉर्मल दस्त नहीं, दस्त के अंदर खून आना। फिर ज़्यादा दस्त बढ़ जाते हैं और पशु में दस्त में से खून आने लगता है। और जहर फैलने के बाद में, इस बीमारी का जो जहर है जैसे ही फैल जाता है तो पशु के कुछ शरीर के अंगों से खून आने लगता है बाहर। तो ये सब थे इस बीमारी के लक्षण, जो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये सब वो लक्षण थे जो मैंने अभी लिख दिए हैं। और जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो, तेज बुखार होना, बुखार होने के बाद में टेम्परेचर 104 से 108 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, गले में सूजन होना, पेट दर्द में कब्ज होना, फिर एकदम से तेज खूनी दस्त लग जाना, जीभ सूजना, जीभ सूजने के बाद में सांस लेने में दिक्कत होना, पशु के सांस लेने पर गुर गुर की आवाज आना जैसे कि निमोनिया हो गया है, और पशु बेचैन होकर फिर अचानक से गिर पड़ता है। शुरू के दिन ना हो या दूसरे दिन हो या तीसरे दिन ऐसा होता है। पशु में इस बीमारी का जहर फैलने से पशु के शरीर के कुछ अंगों से खून आने लगता है और पशु की 1 से 3 और या फिर 2 से 5, अगर कुल मिला के बोलूं तो 1 से 5 दिन के अंदर अंदर पशु की डेथ हो जाती है। अब हम इस बात करेंगे इसके रीजन की, ये हो क्यों रहा है, जो रीजन है इसका, किस वजह से ये जो बीमारी है फैल रही है, जिन चीजों पे हम ध्यान नहीं देते। तो अब हम बात करेंगे इसके रीजन के बारे में। और रीजन यानी कि इसका जो मुख्य कारण है वो, और जो जैसे कि मैंने एक बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे लिख दिया है, पोस्टुरेला मेल्टोसिडा। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसके फैलने से, या ये बैक्टीरिया जिस दूषित भोजन में, भोजन यानी दूषित चारे में या दूषित पानी में ये बैक्टीरिया मिलेगा, इसके फैलने से, इस वायरस के फैलने से ये बीमारी शुरू होती है। और अब हम बात करते हैं कि इसके कारण के बारे में बात कर रहे थे कि ये फैलती क्यों है। तो इसका रीज़न है, पशु दूषित भोजन खाता है, यानी कि दूषित चारा खाता है। जो चारा बिल्कुल ही गला सड़ा चारा है, या जिस चारे में पौष्टिक आहार नहीं है या पौष्टिक तत्व नहीं है, पुराना हो गया तो चारा, जैसे किसान भाई है ना, पुराना जो तूड़ा इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल गला हुआ होता है, या उस चारे में नमी होती है तो उसमें जैसे फंगस लग जाती है नमी की वजह से। तो वो चारा जब पशु खाता है उसमें ये रिस्क रहता है ये इस वायरस का जाने का या इस बैक्टीरिया जाने का और ये बीमारी होने का। पशु दूषित पानी पीता है, कभी कभी पशु जैसे खुले में कोई पानी पड़ा है वो पानी जाके पी लिया, लेकिन वो पता नहीं होता कि वो पानी कितना दूषित है या उसमें किस किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ऑब्वियसली हर ओपन पड़े पानी में, जो पानी ओपन पड़ा है उसमें बैक्टीरिया होते ही होते हैं। तो ये बैक्टीरिया अगर उस पानी में है और पशु ने वो पी लिया तो वो इस रोग का शिकार हो सकता है। पशु की थकान
अगर पशु थका हुआ है और वातावरण में अगर नमी है या पशु की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बिल्कुल ही वीक है, तो एचएस होने के चांस यानी कि गलघोटू होने के चांस बढ़ जाते हैं ऐसे में। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे मैंने बता ही दिया, 1 से 3 दिन या 2 से 5, अगर कुल मिला के 1 से 5 दिन के बीच में फैलता है और पशु की डेथ हो जाती है सही ट्रीटमेंट ना मिलने पर। अब हम बात करेंगे इसके रोकथाम व बचाव की। रोकथाम व इसके बचाव की बात करने से पहले एक थोड़ा सा मेडिकल एक्सपेरिमेंट यानी जो डायग्नोसिस है वो बता देता हूँ आपको कि कैसे पहचान करेंगे। पशु के ब्लड सैंपल लेंगे और उस ब्लड सैंपल में हम मिथाइल ब्लू डाई को मिलाएंगे और उसका पेस्ट बनाएंगे। जो मिथाइल ब्लू डाई है उसका पेस्ट बना के फिर हम एक स्लाइड पे लेंगे और स्लाइड पे फिर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें एक बाइपोलर बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। जो बाइपोलर बैक्टीरिया है ये इसका मुख्य कारण है इस बीमारी को शुरुआती लक्षण होने का या बीमारी होने का। इस वजह से वो बीमारी फैलती है धीरे धीरे और एक गंभीर रूप ले लेती है। अब हम बात करेंगे बचाव व रोकथाम की। और इसके बचाव व रोकथाम के सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पशु में वैक्सीनेशन करवानी है। और यह वैक्सीनेशन साल में 2 बार होती है, जून जुलाई के महीने में और नवंबर दिसंबर के महीने में। मैं लिख देता हूँ याद रहने के लिए। पहली एक बार करवाएंगे हम जून जुलाई के महीने में और फिर कराएंगे नवंबर दिसंबर के महीने में। दोस्तों ये वैक्सीनेशन जरूर करवानी चाहिए ताकि हम अपने पशु को बचा सके, साथ ही उस पशु के साथ में जो दूसरे पशु हैं या आसपास में रह रहे बाकी के जो पशु हैं उन पशु को भी हम बचा सकें, ताकि हमारे पशु अगर ये बीमारी है तो हमारे पशु के करके दूसरे पशुओं में ये बीमारी ना फैले। अब दूसरा इसका बचाव रोकथाम का उपाय है कि जो एचएस एंटी सीरम आता है, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया एंटी सीरम, ये लगाना चाहिए हमें 15 ml सबकट चमड़ी में बोले तो। अब अगले बचाव रोकथाम के उपाय की बात करें तो जो पशु इस बीमारी से ग्रस्त था और वह मर गया है तो उसको गहरा गड्ढा खोद के फिर दबाएं। मिनिमम 6 से 7 फीट का गड्ढा खोदें, फिर उसके बाद में उस पशु को उसमें दबाना चाहिए ताकि वो बैक्टीरिया बाहर तक ना आ पाए या बाहर के वातावरण में ना फैले और उस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। और हम इसके अगले उपाय के बारे में बात करें तो जहाँ पे पशु मरा है, जिस भी घर में वो पशु था, जिस भी जगह पे वो पशु था, जहाँ पे वो पशु मरा है उस जगह को अच्छी तरह साफ किया जाए। कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं वो डाल के उस जगह की अच्छी से सफाई की जाए ताकि जो बैक्टीरिया वहाँ पे फैले हुए थे या जिस मिट्टी में या जिस जगह पे वो बैक्टीरिया थे वो बैक्टीरिया मर जाए और वातावरण में ना फैले। और जो रोगग्रस्त चारागाह क्षेत्र हैं यानी कि जहाँ पे पशु खुले में चरने जाते हैं, अगर वो क्षेत्र वो जगह रोगग्रस्त है, वहाँ पे वो बीमारी फैली हुई है तो अपने पशु को वहाँ पे ना लेके जाएं और ना ही पशुओं को वहाँ पे जाने दें। तो इस तरह हम अपने पशुओं में ये बीमारी होने से बचा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में जो दवाइयाँ हम अपने पशु में लगा के या उनको पिला के खिला के या इंजेक्शन दे के हम अपने पशुओं को इस बीमारी से बचाने की कोशिश कर सकते हैं या बचा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की, यानी वे दवाइयाँ जिनसे जो हम पशु में जो इंजेक्शन लगा के और पशु को उस बीमारी से बचा सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो दवाई है सबसे पहले हमें देनी चाहिए ये सल्फाडिमाइडिन है। जो सल्फाडिमाइडिन है ये 33.3% IV इंट्रावेनस मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह पशु में दोनों टाइम देनी चाहिए। ठीक है। और अगली दवाई जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जो इंजेक्शन है ये है अमोक्सीसाइक्लिन और क्लोक्साक्लिन। और ये अगर एक और इंजेक्शन की बात करूँ तो एम्पिसिलिन और क्लोक्साक्लिन। और एक और इंजेक्शन एंटीबायोटिक जो है सेफोपेराजोन सल्बेक्टम और अगला है सेफ्ट्रीजोन सल्बेक्टम। ये जो चारों इंजेक्शन है 5 दिन तक
पशु में देना चाहिए 4 से 5 ग्राम। ये जो एंटीबायोटिक्स देने में पशु में आपको सुधार देखने को मिलेगा। और इन इंजेक्शन के साथ हमें एंटी एलर्जिक इंजेक्शन भी देने चाहिए, जैसे एविल, सीपीएम। और अगर अगले इंजेक्शन की बात करूं मैं, अगर अगले की बात करूं तो वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ये हमें देना चाहिए 5 ml। और इसके साथ में जो एक इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है जो हमें देते रहना है लगातार, वो है बी कॉम्प्लेक्स लगातार। तो ये सभी जो दवाइयाँ मैंने बताई है ये से आपको डॉक्टर की सहायता से ही लेनी है और डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है, खुद से ट्राई नहीं करना है, ताकि पशु में और ज़्यादा दिक्कत, हमारी गलती की वजह से पशु में और ज़्यादा दिक्कत ना आ जाए। और आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नई बीमारी और नए टॉपिक को लेकर अगली वीडियो में।